एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वी अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके सान के घर के आगे खड़ा हो जाता है। और सान ये सारी चीजें जब देखता है तो वो सीधा उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन जबरदस्ती वी सान के घर में घुसता है और सान उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उनकी आवाजों के कारण उसकी फैमिली भी बाहर आ जाती है। फैमिली के पूछने पे वी उन्हें बताता है कि उसे अकेले रहने में डर लग रहा है, क्योंकि वो स्टोन चुराने वाले लोग उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस बात पे सारे फैमिली वाले मान जाते हैं, लेकिन सान है कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वी सीधा सान के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। फिर सान भी थोड़ा सा कन्विंस्ड हो जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और कर देता हूँ। लेकिन वी उससे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ में ही रहना है, मैंने तो तुमसे शादी की है ना, मैं तुम्हारे बगैर ऐसे कैसे रह सकता हूँ। और वो उससे गले मिल जाता है। बट सान उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं रहता है और वो उसको बाहर फेंकने के लिए कंधे पे उठाता है। लेकिन जैसे ही वो टर्न लेता है उसका पैर सीधा ताऊ के मुंह पे लगता है। फिर जब घर में इस बारे में मीटिंग होती है तो फिर ताऊ ये सजेस्ट करता है कि हमें उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर सान को कभी पेन हुआ तो ये उसकी मदद कर सकता है। पहले तो सान राजी नहीं होता है, लेकिन एट द एंड उसे ये बात माननी पड़ती है और वो चू को उसे कमरा दिखाने के लिए कहता है। ऊपर कमरे की ओर जाते हुए वी की नजर एक दरवाजे की ओर पड़ती है, जहाँ पे एक पासवर्ड लॉक होता है। फिर वी बड़ी चालाकी से उस कमरे के बारे में पूछने के लिए चू से कहता है कि उस कमरे में लॉक क्यों लगा हुआ है, क्या उस कमरे में भूत है। फिर चू से बताती है कि अरे वहाँ भूत वूत कुछ नहीं है, बस ग्रैंडपा के कुछ एंटीक सामान उस कमरे में बंद है और यह है तुम्हारा रूम, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। जू के जाने के बाद वी सीधा जाता है उस लॉकर रूम की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो जादुई पत्थर उसी रूम में छुपाया गया हो। लेकिन जैसे ही वो लॉकर रूम की तरफ पहुंचता है, वैसे ही वहाँ पे वो अंकल आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नीचे खाना खाने के लिए बुला रहा था, और उसे मजबूरन नीचे जाना पड़ता है। वी के आने की खुशी में आंटी वी के लिए बहुत सारा खाना बनाती है और उस खाने को देखकर वी डायरेक्ट उस खाने पे टूट पड़ता है और उसे ऐसे खाते हुए देखकर सान उसे कहता है कि तुम ऐसे क्यों खा रहे हो, तुम थोड़ा इज्जतदारी से नहीं खा सकते हो क्या। फिर वी उसे बताता है कि एक्चुअली में उसे रेयरली इतना अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है, इसलिए वो अभी कंट्रोल नहीं कर पाया। अदरवाइज वो नॉर्मली स्टोर का बचा हुआ खाना या फिर एक्सपायर खाना खाता था, और जब से उसकी दादी की तबीयत खराब हुई है तब से पैसों की तंगी की वजह से उसको और ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़े। ये बात सुन के आंटी उससे कहती है तुमको तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी ना। फिर वी आंटी से कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, असली तकलीफ तो मुझे सेकंड ग्रेड में हुई थी, जब घर का किराया न भर पाने की वजह से दादी और मुझको घर से बाहर निकाल दिया गया था। तब दादी ने मुझसे कहा था कि हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं बताना चाहते थे कि हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन तब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, और जब मैंने अपने दोस्तों को बताया तो वो लोग मुझसे बहुत जलने लगे थे। बट उनके सैड चेहरे देखकर वो कहता है कि अरे इसमें कुछ सैड होने वाली बात नहीं है, मुझे तो बहुत मजा आया था। फिर ये बात सुन के सान को भी थोड़ा सा बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो फिर तुम चू या मुझे बता सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने मैनर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रात में फिर से जब वी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तब अचानक से सान के चिल्लाने की आवाजें आती है और वो सीधा जाता है सान के कमरे में उसे देखने के लिए। और सान को ऐसे तड़पता हुआ देख वो उससे कहता है कि रुको, मैं सबको बुला के लाता हूँ। बट तभी सान उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और जो भी दर्द उसे हो रहा था वो अपने आप कम होने लगता है। और ऐसे ही रात भर वी सान के पास में बैठा होता है उसका ध्यान रखते हुए। और फिर जब सुबह होती है तो फिर वी सान से पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ में क्या हो रहा था। फिर सान उसे बताता है कि ये उस पत्थर का जहर है जो उसकी बॉडी में फैल रहा है। फिर वी कंसर्न दिखाते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हें बहुत दर्द होता होगा ना, लेकिन ये मौत से तो बेटर ही है ना। बट सान उसे इस बात का जवाब नहीं देता और वो उसे थैंक यू कहता है उसके साथ रात भर रुकने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान मिस वात को याद कर रहा होता है। तभी ताओ भी वहाँ पे आता है और वो सान से कहता है कि वैसे तुमने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया। फिर सान उसे बताता है कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जब वी मेरे साथ में था तो वो दर्द अपने आप कम हो गया और 100 सालों में पहली बार मुझे इतनी अच्छी नींद आई। फिर ताओ उससे कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, तो फिर तुम इस बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि कहीं वी मिस बात तो नहीं है,
तो फिर तुम्हें पता है ना कि हो सकता है वी और मिस वात की किस्मत एक जैसी हो और मिस वात कोई और हो। इस चीज के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। और दूसरी बात, अगर वी मिस वात है भी तो तुम्हें उससे इतनी दिक्कत क्या है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या है उससे। फिर सान उससे कहता है कि उन दोनों में दिन रात का फर्क है, वे बिल्कुल भी मिस वात जैसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी आराम से पौधों को पानी दे रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि वो कैसे उस पत्थर को हासिल करे ताकि वो अपनी दादी को दे सके और उनकी लाइफ बढ़ा सके। बट तभी वो अंकल वहाँ पे आता है और वी पे गुस्सा करने लगता है और उसे भगाने की कोशिश करता है। बट वी उसे जानता नहीं है, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं इस घर में रहता हूँ, तुम कौन होते हो मुझे भगाने वाले। बट वो अंकल फिर भी वी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तब एक चूही वहाँ पे आती है वी को डिफेंड करने के लिए और ये भी बताती है कि दादाजी की इसके साथ में शादी हुई है, इसलिए ये भी अब हमारे घर का फैमिली मेंबर है, आप इसे नहीं भगा सकते हो। लेकिन वो आदमी है कि वी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तभी वी आराम से जाता है और नल चालू करता है और उस आदमी को गीला कर देता है और उसे इस हालत में देख चू और वी बहुत ज्यादा हंसते हैं। और वी की इस हरकत के वजह से उस अंकल का दिमाग और खराब होता है। लेकिन तभी सान वहाँ पर आता है और फिर हम देखते हैं कि अंकल सुजात सान को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप उस लड़के को यहाँ से बाहर निकाल दो, वो मिसवात नहीं है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मिसवात को आपके सामने लाऊंगा, मुझे बस कुछ दिन का टाइम दीजिए। हो सकता है कि मिसवात की फैमिली में ही एक ऐसी लड़की होगी जो मिसवात जैसी किस्मत रखती हो। फिर सान उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे पास से पूरा टाइम है मिसवात को ढूंढने का, लेकिन अभी फिलहाल मुझसे इस बारे में बात मत करो। और ये सारी बातें एक कॉर्नर से वी सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके ऐसे चेहरे को देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हो गया, कुछ बात है क्या, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बट वी उसे कहता है कि ना ही तुम समझोगे और ना ही तुम मेरी बात पर यकीन करोगे, इसलिए रहने दो। बट फिर तौन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी सारी बातों पर यकीन करता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और सारी बातें सुनने के बाद में तौन वी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि तुम एकदम बेफिजूल की बातें कर रहे हो, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो। फिर वी उससे कहता है कि ये बात सुन के तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं हो। तुम मेरी परेशानी को तो समझो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिस वात का रिबॉन बिल्कुल नहीं हूँ और जब उसे मिस वात मिल जाएगी तो फिर वो मुझे वहाँ से बाहर निकाल देगा और मैं उस पत्थर को कभी पा नहीं पाऊंगा जिसकी वजह से मेरी दादी की जान बच सकती है। लेकिन उसका दोस्त तौन इन सारी बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि भाई तू एक काम कर, एक अच्छे डॉक्टर को दिखा ले क्योंकि मुझे लगता है कि तेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है। और वही दूसरी तरफ हम सान को देखते हैं जो उस पत्थर के बारे में ताऊ से पूछता है और ताऊ उसे बताता है कि उसने उस पत्थर को सेफली रखा हुआ है। फिर वो उसके पेन के बारे में पूछता है कि कहीं उसे अब दर्द तो नहीं होता ना। फिर सान उसे बताता है कि उस रात के बाद से सान को पेन होना बिल्कुल ही बंद हो गया है। लेकिन ताऊ का रिएक्शन देख के सान उससे कहता है कि मैं तुमको बता दूं कि वो मिस वात बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो 100% श्योर है। फिर ताऊ उससे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मान जाते हैं ये बात, जैसा आप कहे दादाजी। लेकिन ये बात भी सच है कि उसके आपके पास होने की वजह से आपको तकलीफ नहीं हो रही है, इसलिए एटलीस्ट आपको उससे नफरत तो नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे फिर से उस दरवाजे के पास में जाता है, लेकिन इस बार उसे वो दरवाजा खुला मिलता है और अंदर जाते ही सबसे पहले उस पत्थर की खोजबीन चालू कर देता है। लेकिन अचानक से सान उसके कान में आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसकी ये आवाज सुन के तो वी डर जाता है और उसके हाथ में जो वाज था वो टूट के गिर जाता है और कहीं उस वाज से उसे चोट ना लग जाए, इसलिए सान उसे प्रोटेक्ट करता है। और उस वाज के टूटने की वजह से वी हाथ जोड़कर सान से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। बट सान उससे ये कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। बट वी अपनी सफाई में डरते हुए कहता है कि मुझे दरवाजा बस खुला मिल गया, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। फिर जो उन कांच के टुकड़ों को साफ करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वी ऐसे ही कुछ फोटोज देख रहा होता है उस जगह पे और वो सान से पूछता है कि तुमने अपने फोटोज क्यों नहीं खिंचाई, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो हैंडसम भी हो, फिर क्यों नहीं खिंचाई। फिर सान उससे कहता है कि ऐसे इंसान की फोटो रखकर क्या मतलब जिसकी उम्र नहीं बढ़ती और ना ही वो मरता है। फिर वो उससे ये भी कहता है कि वैसे तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता होगा ना ये सारी चीजें।
बट वी उसकी बात को समझ नहीं पाता। इसलिए सान उससे कहता है कि तुमने एक आदमी से शादी की है, भले ही तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू की है, लेकिन फिर भी तुमने एक आदमी से शादी की है तो फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा। बट वी उससे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें अनकंफर्टेबल की क्या बात है, मुझे तो इन सब चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और सच बताऊं तो मैंने इसके पहले लड़का और लड़की दोनों को डेट किया है, और सिर्फ डेट ही नहीं बल्कि मुझे कुछ चीजों का एक्सपीरियंस भी है। ये बातें सुन के सान उससे कहता है कि छी छी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें डर नहीं लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे? फिर वी कहता है कि लोग बोलते हैं तो बोलने दो, मुझे उनसे क्या, मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है ना। और वैसे भी ये सारी वैल्यूज लोगों ने बनाए हैं, और जैसे जैसे लोग बदलते हैं तो उनकी वैल्यूज भी बदलनी चाहिए। बट फिर सान उससे कहता है कि लेकिन मैं इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानता और बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर वी उससे कहता है कि ठीक है, मत करो, वैसे भी सबके पास में अपना अपना राइट है कि वो क्या चूज करता है। और ये सारी बातें जो कान लगा के सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वी अकेले में सोच रहा होता है कि वो कैसे सान का ट्रस्ट गेन करे, ताकि वो खुद उसे पत्थर के बारे में बता दे। फिर तभी चू वहाँ पे आती है, और वी को ऐसे अपसेट देखकर उसे लगता है कि वो सान की वजह से अपसेट है। और वो वी से कहती है कि तुम प्लीज अपसेट मत हो, दादाजी थोड़ा सा इस मामले में पुराने ख्यालात के हैं, और तुम प्लीज हार मत मानो। तुम्हें पता है कि जब तुम फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो दादाजी को तुम्हारे बारे में सपना आया था, और ऐसा वैसा सपना नहीं, वो कुचिकू वाला सपना। फिर वी कहता है कि क्या सच में सपना, वो भी मेरे बारे में, वैसा वाला? फिर जो उससे कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, वो बस थोड़ा सा तुम्हारे बारे में कंफ्यूज है, और तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर वी कहता है कि अच्छा तो कंफ्यूज्ड है, तो अब भी उनकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तभी वी के माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है, और वो सोचता है कि अगर सान मेरा हो जाए और उसको मुझसे प्यार हो जाए, तो फिर वो अपने आप ही पत्थर मेरे हाथ में लाकर दे देगा। और अपने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए रात में वी आता है सान के पास में, और वो उसे सिडक्टिवली देखने लगता है। बट सान उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, और वो उससे कहता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? फिर वी उससे कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना, मेरा सर घूम रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और वो ऐसे ही बेहोश होने की एक्टिंग करता है, और वो सान पे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन सान वहाँ से हट जाता है और वो सीधा गिरता है जमीन पे। फिर वी उससे कहता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? और फिर सान उससे कहता है कि मुझे थोड़ी पता था कि तुम गिरने वाले हो। फिर वो उससे कहता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, चलो मुझे बाम लगा दो, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है ना सर पे। फिर सान उसे बाम देता है, लेकिन वी उससे कहता है कि तुम लगा दो ना, प्लीज 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 प्लीज। पहले तो सान इस बात के लिए मना करता है, लेकिन फिर बाद में वो राजी हो जाता है। लेकिन जब तक वो बाम का ढक्कन खोलता है, तब तक वो देखता है कि वी ने तो अपनी शर्ट ही निकाल दी है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो सर में लगा है ना, तो शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी? फिर वी उससे सिडक्टिवली कहता है कि वो मेरे सर के साथ साथ मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी पीठ में भी बाम लगा दो। और ये सुनते ही तुरंत ही सान उसे कमरे के बाहर फेंक देता है, और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। और वी अपने आप में ही सोचने लगता है कि शायद मैं अभी पहले जितना अट्रैक्टिव नहीं रहा। और फिर हम देखते हैं कि हमारे संत महात्मा जी यानी कि सान जी अपनी तपस्या में लीन होते हैं, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए हमारी अप्सरा वहाँ पे प्रकट होती है, यानी कि वी। सान अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसकी तपस्या भंग ना हो, और वी अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसकी तपस्या भंग की जाए। और फिर वी हमारे सान जी की तपस्या भंग करने के लिए उसे इधर उधर टच करता है, और सान है कि एकदम कट्टर इंसान के जैसे अपने तपस्या में लीन होता है। लेकिन जब वी उसे किस करता है, तो फाइनली हमारे साधु जी की तपस्या भंग हो जाती है, और इसी के साथ हमारे सान की नींद खुलती है, यानी कि वो सब सपना था। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टाओ सान से मिलने के लिए आता है, और फिर उसके आते बरोबर सान उससे कहता है कि मुझे पता चल गया कि वी कौन है। फिर ताओ खुश हो जाता है और कहता है कि क्या वो मिस वाद है? लेकिन सान उससे कहता है कि नहीं, वो नाइन टेल फॉक्स है। तुम्हें पता है रात को मुझे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें वो एक नाइन टेल फॉक्स वाला डेमन था, और वो मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। फिर ताओ उससे कहता है कि क्या तुमने फिर से नरूतो देखना स्टार्ट कर दिया क्या? और सीधा सीधा कहो ना कि तुमने फिर से उसके लिए गलत सपना देखा है। तुम मान क्यों नहीं जाते हो कि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग है, तभी तुम उसके बारे में ये सारी चीजें सोच पा रहे हो।
फिर सान उसे साफ साफ मना कर देता है और फिर ताओ कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे सपने के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आया था, बल्कि स्टोन के बारे में बात करने के लिए आया था। और उस स्टोन को दूर से वी भी देख लेता है। सान और ताओ उस पत्थर वाले सूटकेस को लेकर उसी कमरे में जाते हैं और पीछे पीछे वी भी जाता है और उसे पता चलता है कि वो पत्थर उसी कमरे में रख रहे हैं। और वही दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े इंसान को देखते हैं और उसे पता चलता है कि वी भी उन लोगों के साथ में रहता है। और उसकी फोटो को देखकर वो कहता है कि अगर वी के हाथ में वो पत्थर लग गया तो फिर बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी अपनी दादी के साथ में गेम खेल रहा होता है और जब उसकी बारी आती है और वो अपनी उंगली क्रोकोडाइल के मुंह में देता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर उसकी दादी उससे कहती है कि अरे इतना जोर से मत चिल्लाओ, ये हॉस्पिटल है। और वो अपनी दादी से कहता है कि मैं क्यों ना चिल्लाऊं जोर से, देखो मेरी उंगली तो कट गई है ना। और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वी अपनी दादी को बताता है कि सान की फैमिली भी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन कुछ काम की वजह से वो लोग उससे मिलने के लिए नहीं आ पाए। और ऐसी बातें करते करते ही जब उसका ध्यान अपनी दादी की ओर जाता है तो वो देखता है कि उनकी आंखें बंद है और एक सेकंड के लिए उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी दादी को कुछ हुआ तो नहीं। और फिर जब वो देखता है कि उसकी दादी की सांसें चल रही है तो फिर उसे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चू के पापा किसी के साथ में कार में बैठकर जा रहे होते हैं और इस चीज का वीडियो कोई बना रहा होता है और ये वीडियो वो इंसान चू को भेजता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में चू बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी मम्मी को बताती है। तभी सान भी वहीं पे होता है। वो लोग चू के पापा को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चू के पापा कॉल नहीं उठाते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि हो सकता है कि चू के पापा को उन लोगों ने किडनैप कर लिया हो, इसलिए वो तुरंत ही चू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं और घर के बाहर ही उन्हें वी दिखता है। वी भी उन लोगों के साथ में जाने के लिए कहता है, लेकिन सान उससे कहता है कि उसे घर पर ही रुकना चाहिए, कि अगर वो घर पे वापस आ जाए तो कोई तो भी घर पे होना चाहिए। और सारे घर की चाबियां चू वी के हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। और चाबियों के हाथ में लगते ही सबसे पहला काम वी ये करता है कि वो उस रूम में जाता है उस पत्थर को ढूंढने के लिए। लेकिन हर जगह पत्थर ढूंढने के बाद भी उसे पत्थर कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक जगह पे पड़ती है और उस जगह पे देखने के बाद में फाइनली उसे वो जादुई पत्थर मिल जाता है और वो पत्थर लेके फाइनली वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वही नकाबपोश आदमी वहां पर खड़ा होता है और वो सीधा वी को चाकू मारता है और उससे वो पत्थर ले लेता है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं।